गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम इस वीडियो चैनल में जो कल हमने चर्चा की थी पानीपत के तृतीय युद्ध पर, उसके घटनाक्रम तो हमने चर्चा की। आज हम उसी के परिप्रेक्ष्य में पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम और इसमें मराठों की हार के कारण। तो सबसे पहले हम पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें किसी भी युद्ध का सबसे प्रमुख जो परिणाम होता है वह होता है जन और धन की हानि। युद्ध कभी भी अच्छे परिणाम लेके नहीं आता। इसमें चाहे विजेता हो चाहे पराजित, दोनों ही पक्षों को किसी न किसी तरह का इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो कॉमन किसी भी युद्ध का परिणाम अगर वो होता है तो वो होता है जन और धन की हानि। तो यही पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ। लेकिन यह युद्ध सबसे ज़्यादा मराठों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि इसमें अधिकांशतः जो योग्य स्वामी भक्त मराठा सरदार थे, जो जिनकी जिनकी सहायता से या जिनके विश्वास पर ही मराठा साम्राज्य टिका हुआ था, जो कि मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभ थे, उनकी मराठा साम्राज्य को क्षति हुई थी। केवल अब वो ही मराठा सरदार बच गए थे जो स्वयं पेशवा बनने की इच्छा रखते थे, षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। तो इस युद्ध में मराठा सेना की क्षति हुई। अनेक मराठा सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गए। तो इसके साथ साथ प्रथम श्रेणी के मराठा सरदार थे जसवंत राव, तुकोजी सिंधिया थे, सदाशिवराव भाऊ भी अपने आप में एक योग्य मराठा सरदार था, विश्वास राव जो भावी पेशवा बनने वाले थे, ये सभी इस युद्ध में काम आए। तो इस वजह से पूरी की पूरी मराठा सेना इस युद्ध में नष्ट हो गई। तो सबसे पहला परिणाम था मराठा सेना की हार का, वो था कि इसमें मराठाओं की जो सेना थी उसको सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी। दूसरा, इस युद्ध का दूसरा जो परिणाम जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जब युद्ध में मराठों की हार का जब समाचार सुना बालाजी बाजीराव ने, तो उनको अचानक सदमा लगा, अपने पुत्र की मृत्यु का सदमा लगा। तो इस वजह से पेशवा बालाजी बाजीराव के सदमा लगने की वजह से उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी मराठों की जो युद्ध का परिणाम था, उसमें मराठों के लिए सबसे बड़ी क्षति थी। परिणाम में इस युद्ध में मराठों का समस्त भारत पर राजनीतिक जो प्रभुत्व स्थापित करने की जो उनकी योजना थी, हिंदू बादशाह स्थापित करने का वो जो सपना मराठे देख रहे थे, वो योजना उनकी भंग हो गई, वो सपना उनका भंग हो गया था इस युद्ध में मराठों की हार की वजह से। इसके साथ ही जो सैनिक प्रतिष्ठा थी मराठों की, यानी कि जिनके आक्रमण से राजपूत, जाट, सिख, मुगल ये सभी के सभी हार चुके थे, परेशान हो चुके थे। ये सोचते थे कि मराठा सैनिकों को कोई पराजित नहीं कर सकता। उनकी जो छापामार युद्ध प्रणाली थी उसको लेकर सोचते थे कि मराठाओं की जो छापामार युद्ध प्रणाली का कोई उनके सामने प्रत्युत्तर नहीं है। तो जो सैनिक प्रतिष्ठा थी कि मराठे पराजित नहीं हो सकते, वह सैनिक प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई इस युद्ध में। ये भी एक प्रमुख परिणाम रहा। इसके बाद में जितने भी उच्च श्रेणी के जो मराठा सरदार थे, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण सर जगन्नाथ सरकार जो विद्वान है, इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि इस जो योग्य श्रेणी के विश्वास पात्र जो मराठा सरदार थे पानीपत की युद्ध में काम आए, इस वजह से केवल वही मराठा सरदार अब शेष रह गए थे जो षड्यंत्रों में लिप्त थे, जो स्वयं पेशवा बनने की लिप्सा रखते थे, जैसे कि राघोबा रघुनाथ राव राघोबा भी उनमें से एक थे, जो इस अवसर की तलाश में थे कि कैसे भी अपने आप को पेशवा बनाए। इसी वजह से, इन षड्यंत्रों की वजह से, गुटबाजी की वजह से दरबार में जो गुटबाजी स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से जो पेशवा परिवार था वो आंतरिक कलह में जूझ गया था, आंतरिक कलह प्रारंभ हो गया था। जो मुख्य उनका उद्देश्य था दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना, मुगल साम्राज्य की जगह दिल्ली पर जो स्थान रिक्त हो रहा था वो मराठे भरना चाह रहे थे, वो साइड में हो गया। अब केवल उनकी स्वयं के निजी स्वार्थ मराठा सरदारों के आपस में टकराने लगे। तो ये भी मराठा शक्ति के पतन का हम कारण मान सकते हैं। मराठों की आपसी खुद के कलह, जो कि हम बाद में आंग्ल जो मराठा युद्ध होते हैं उस समय हम देखेंगे कैसे सभी मराठा सरदार जो बचे हुए थे वो कैसे आपस में एक दूसरे से उलझते रहते थे।
अगला जो परिणाम है वो ये है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति का पतन हो जाना प्रारंभ हो गया था और इस वजह से भारत में इजीली अंग्रेजों को अपना राज्य स्थापित होने का मार्ग मिल गया। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज थे वो मराठाओं से अकेले नहीं लड़ सकते थे। जब हम ये आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध इनकी चर्चाएं करेंगे तो उस वक्त हम ये परिस्थितियां देखते हैं कि अंग्रेजों ने सबके अंत में मराठाओं को पराजित किया था। उसका कारण ये था कि वो पहले इन सभी शक्तियों को आपस में मिलाकर फिर मराठाओं पर आक्रमण करना चाहते थे और अकेले वो मराठाओं से सामना नहीं करना चाहते थे। क्योंकि मराठाओं की जो योग्यता थी, उनकी जो शक्ति थी, उनसे अंग्रेज भी भयभीत थे। इसलिए पानीपत के युद्ध में जो मराठा सेना की क्षति हुई थी, मराठाओं की जो हार हुई थी, उसकी वजह से अब अंग्रेजों को भी भारत में पांव जमाने का जो मार्ग था वो सरल हो गया था। ये थे पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम जो प्रमुख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठों की पराजय हुई थी, उन मराठों की पराजय के क्या कारण थे। तो सबसे पहले कारण जो था वो किसी भी युद्ध का मुख्य पार्ट होता है दोनों पक्षों की सेना और साथ ही दोनों पक्षों के सेनानायक। तो जहाँ हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली था, वो अपने आप में एक योग्य सेनानायक था और उस समय मध्य एशिया में अहमद शाह अब्दाली सर्वश्रेष्ठ जनरल माना जाता था। इसके अलावा केवल उसी के नेतृत्व में पूरी सेना जो अफगान सेना थी लड़ रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम मराठों की बात करें तो मराठा सेना भिन्न भिन्न सरदारों के अधीन होकर लड़ाई कर रही थी। इसके अलावा संख्या बल की दृष्टि से भी अहमद शाह अब्दाली के पास मराठों से अधिक सेना थी। उसका कारण ये था कि जहां मराठाओं के पास केवल मराठा सेना थी, वहीं अहमद शाह अब्दाली के पास रोहिला सरदार नजमुद्दौला, अवध नवाब शुजाउद्दौला ने भी सैनिक सहायता, रसद सामग्री आदि पहुंचाई थी, इसलिए उसका संख्या बल भी बढ़ गया था। दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ दोनों ही बहादुर सैनिक थे, निडर थे, किंतु अहमद शाह अब्दाली की अगर हम बात करें कूटनीतिक अनुभव की, कुशलता की, तो वहाँ सदाशिवराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव अहमद शाह अब्दाली से कहीं पीछे थे। कूटनीतिज्ञता में अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल थे। इस वजह से भी मराठों को हार का सामना करना पड़ा। सदाशिवराव भाऊ को उत्तर की परिस्थितियाँ, उत्तर की राजनीति के बारे में अनुभव भी कम था। इसके अलावा जो अगला हम कारण मान सकते हैं मराठों की हार का, वो था कि अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठा सेना की तुलना में अधिक संगठित थी। जैसा मैंने आपको बताया, अनुशासित थी, जबकि मराठा सेना भिन्न भिन्न सरदारों के अधीन लड़ रही थी। इस कारण उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। जैसा कि युद्ध के घटनाक्रम में जब हमने चर्चा की थी, तो होलकर युद्ध के मध्य में ही पलायन कर गया था, तो उसके साथ जो सेना थी उसने भी मैदान छोड़ दिया था, सेना के पांव उखड़ने लग गए थे। तो ये भी मराठों की हार का एक कारण था। अगले कारण की हम बात करें तो जो मराठा सेना था उसके पास अन्न का अभाव हो गया था। इसका कारण यह था कि मराठे जो सैनिक थे वो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर पलायन कर रहे थे, क्योंकि पानीपत का मैदान हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पानीपत के मैदान में आके मराठा सेनाओं को युद्ध लड़ना पड़ा और जितना वो राशन सामग्री लेके चले थे वो उनका कई खत्म हो चुका था। इस वजह से और जब वो उत्तर भारत में पहुंचे तो वहाँ जो स्थानीय शक्तियाँ थी उनको साथ नहीं मिला, उन्होंने साथ नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो अवध का नवाब था, रोहिला सरदार थे, उन्होंने भी जो रसद सामग्री उनको प्राप्त हो रही थी उसमें उन्होंने बाधा पहुंचाई। इस कारण उनके पास रसद सामग्री राशन नहीं पहुंच पाया। तो इस वजह से जब मराठा सैनिक के 3 दिन से भूखे लड़े तो हम ये देख सकते हैं कि अब्दाली की सेना के सामने वो कहाँ टिक पाते। ये भी मराठों की हार का एक कारण था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो सबसे प्रमुख कारण था कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठाओं को किसी भी भारतीय शक्ति ने, किसी भी राजपूत शासक ने, जाट शासक ने समर्थन नहीं दिया। जबकि अब्दाली को नजमुद्दौला ने भी सहायता दी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी सहायता दी है।
उनके भारतीय मुसलमानों का पूर्ण समर्थन उसको प्राप्त हुआ था, चाहे वो सैनिक बल मान लीजिए, चाहे आप राशन या सैनिकों को राशन सामग्री देने आदि मान लीजिए, पूरी तरह से अब्दाली को सहायता पहुंचाई, लेकिन मराठों को इस तरह की कोई सहायता नहीं दी उत्तर भारत के शासकों ने। इस वजह से भी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई। मराठों की हार होने के बाद जब समाचार बालाजी बाजीराव को पहुंचा तो 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव। विश्वासराव की पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध में उसकी मृत्यु होने के बाद द्वितीय पुत्र माधवराव को पेशवा बनाया गया। माधवराव पेशवा बना। 1761 से 1772 तक पेशवा के पद पर नियुक्त रहा था और अपने योग्य पिता की भांति वह भी एक योग्य पेशवा माना जाता था। उसके नेतृत्व में मराठाओं ने जो अपनी शक्ति खो दी थी वो शक्ति पुनः प्राप्त की, किंतु 1772 में माधवराव की असामयिक मृत्यु हो जाती है। माधवराव की मृत्यु होने के बाद जब माधवराव की मृत्यु हुई थी तो उसके कोई पुत्र नहीं था, तो इस वजह से उसके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया था माधवराव की मृत्यु के बाद 1772 में। इस समय हम देखते हैं कि यह समय मराठा साम्राज्य में नाना फडणवीस के उत्थान का भी समय था, यानी कि इस समय तक नाना फडणवीस के हाथों में शासन की समस्त शक्तियाँ धीरे धीरे आ गई थी। जब माधवराव के बाद उसके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया तो उसी समय नारायण राव का जो चाचा था रघुनाथ राव राघोबा, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, वो स्वयं भी पेशवा बनने की इच्छा रखता था। इस वजह से उसने 1773 में नारायण राव की हत्या करवा दी, क्योंकि राघोबा स्वयं पेशवा बनना चाहता था। किंतु जितने भी योग्य स्वामी भक्त मराठा सरदार थे, जिनमें नाना फडणवीस की बात करें हम, चाहे महादजी सिंधिया की बात करें, ये सभी की सभी रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा के पद पर नहीं देखना चाहते थे। पेशवा इस कारण उन्होंने राघोबा का विरोध किया। राघोबा के विरोध के कारण राघोबा पेशवा नहीं बन सका और वो भाग के सूरत में ब्रिटिश सैनिक छावनी में उसने शरण ले ली थी। इस कारण नारायण राव की जब मृत्यु हो गई तो नारायण राव की मृत्यु होने के बाद उसका जो अल्पवयस्क पुत्र था माधवराव नारायण राव, उसको पेशवा बना दिया गया। माधवराव नारायण राव 1773 से 1795 तक पेशवा रहा। वह अल्पवयस्क था, इस वजह से उसको शासन का या राजनीति का किसी तरह का कोई अनुभव प्राप्त नहीं था। उसकी सहायता के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक 12 भाई संसद की एक संरक्षक परिषद बनाई गई, जो मराठा इतिहास में 12 भाई परिषद के नाम से भी जानी जाती है। या इसको आपको ध्यान रखना है, 12 भाई परिषद के बारे में कई बार एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया है कि ये किसके द्वारा और क्या थी। 12 भाई परिषद के हाथों में धीरे धीरे शासन की समझ सत्ता आ गई थी। क्योंकि माधवराव नारायण राव अल्पवयस्क था, एक शिशु थे, इस कारण जितनी भी शासन की शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ 12 भाई परिषद के हाथों में केंद्रित हो गई थी। अब शक्ति का केंद्र 12 भाई परिषद था। किंतु 1773 से लेकर 1800 तक जब नारायण राव का जो समय था, 1800 से नारायण राव की मृत्यु होती है, तो 1773 से 1800 तक मराठा साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी, जो वास्तविक भागदौड़ थी, वो वास्तविक भागदौड़ नाना फडणवीस के हाथ में थी और इस समय केवल पेशवा एक नाम मात्र का रह गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 1795 में जब माधवराव नारायण राव की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका वो भी निसंतान था, यानी कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव राघोबा का पुत्र बाजीराव सेकंड को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन बाजीराव सेकंड मराठा इतिहास में सबसे दुर्बल और अयोग्य पेशवा माना जाता है। यह 1795 से 1818 तक पेशवा पद पे रहा और जब 1817 से 1818 तक, जब 1818 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उस समय पेशवाओं की पराजय होती है और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग है, उन्होंने पेशवा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं और उसके बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है और पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशन देके बिठूर भेज दिया जाता है। इस प्रकार मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ का मराठा साम्राज्य यहाँ समाप्त हो जाता है और मराठा साम्राज्य या मराठा जो प्रदेश था वो मराठा प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मिला लिया जाता है। इस प्रकार ये मराठा साम्राज्य पानीपत का तृतीय युद्ध के परिणाम के बाद में मराठों की हार के क्या कारण थे, और इसके बाद हमने बात की कि कैसे आंग्ल मराठा युद्ध
की पृष्ठभूमि क्या रही, ये सब इस वीडियो में हमने चर्चा की। आगे हम इस वीडियो के बाद ही अगला कंटिन्यू इसी से जुड़ा हुआ वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।